दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत। मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या, जो हम लोगों का पीछे का जो टॉपिक रह गया है उसी को हम लोग आज पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो हमारे 1935 के अधिनियम का शेष भाग है। ठीक है, हम लोगों ने इसका कारण देख लिया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों आया था। क्योंकि एक तो 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था कि द्वैत शासन लागू हुआ था जो विफल हो गया था। एक वो कारण था। दूसरा ये कारण था कि जो हम लोगों के 1919 के अधिनियम की समीक्षा होनी थी 10 वर्ष पे, वो 10 वर्ष पूरा ना होने से पहले ही वो समीक्षा होने लगी। सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पीठ बनी और समिति बनी, जिसके आधार पर उस 1919 अधिनियम की समीक्षा होने लगी। तो उस 1919 अधिनियम की जो समीक्षा में जो समिति बनी, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो दोस्तों, वो जो शामिल नहीं थे तो भारतीय लोग उसका विरोध करने लगे। ठीक है, उस साइमन कमीशन का विरोध करने लगे, जिससे एक भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ कानून बनाए। ठीक है, कुछ कानून बनाए। उन कानूनों को लागू करने के लिए जब विरोध करने के पश्चात भी जब उन्होंने उस कानून को लागू कर दिया, तब सर जॉन साइमन जो उस समय के लॉर्ड थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड, उन्होंने क्या किया, उस सीधा चुनौती दे दिए कांग्रेस को कि आप एक संवैधानिक मसौदा तैयार करिए। और जिसके द्वारा कांग्रेस ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकार किया, और उस एक कानूनी मसौदा तैयार किए। उसमें क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिस समिति का जो हम लोगों की समिति है उसमें कुछ सदस्य थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और उन्होंने 1932 में क्या किया, एक रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट तो प्रस्तुत किए, उनमें क्या क्या चीजें थी, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आज। अब नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किए वो 10 अगस्त 1928 को पेश किया गया। ठीक है, 10 अगस्त 1928 को पेश किया गया। अब उस 10 अगस्त जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, उसमें क्या क्या मेन चीजें थी, क्या क्या मेन फैक्ट थे, उनको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला फैक्ट था क्या? पहला फैक्ट था औपनिवेशिक स्वराज्य। जो हम लोग का उपनिवेश कर रहे थे, जो हम लोगों की चीजों को वो अधिग्रहण कर लिए थे, उस चीज का वो स्वराज चाह रहे थे कि हम औपनिवेशिक स्वराज चाहिए, मुझे अब किसी का अधिकार नहीं चाहिए उन चीजों पे। ठीक है, उन निवेशों में जो निवेश करने की स्वतंत्रता है वो हमें भी मिले। ठीक है, तो एक औपनिवेशिक स्वराज की। फिर दूसरा था केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। अब भारत ये चाह रहा था, भारतीय लोग उस समय के भारतीय लोग ये चाह रहे थे कि पूरे भारत में अब केंद्र में हमारा स्वराज हो, हमारी उत्तरदायी शासन की सरकार हो, मतलब हम ही अब सरकार बनाए, हम ही चलाएं, हम आपके अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे हम। ठीक है, तो ये केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने को कहा। प्रांतीय स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार की बात की। जो प्रांत बने थे उनकी स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, जो मौलिक अधिकार थे, अब मौलिक अधिकार आप देखेंगे आज भी हम लोगों को मिले हैं। उन मौलिक अधिकारों को उस समय भी लड़ने के लिए है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो मेन फैक्ट था, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो नई दिल्ली में गठित करने के लिए बोले थे। ठीक है, कि हमको अब सर्वोच्च न्यायालय चाहिए जिसमें हमारे ही अधिकारी हो, और वो शासन का जो भी निर्णय हो, जो भी
दिक्कत हो वो हमें उनके द्वारा न्याय मिले, इसलिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की मांग की। देसी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जा रहा। जो देसी रियासतें थी, कुछ देसी रियासतें क्या थी, कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको अंग्रेजों द्वारा डील किया जाने लगा। पहले तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने खूब अंग्रेजों से लड़ा, फिर लड़ने के बाद जैसे कई सारे धोखेबाज लोग मिले, जयचंद जैसे लोग, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ देकर उसको अंग्रेजों के अधिग्रहण करवा दिया। ठीक है, जब अधिग्रहण कर लिए तो वो अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग वहाँ के रियासतों में अपने राजा महाराजा बनाने लगे। ठीक है, तो वो रियासतें अब अंदर से खोखली हो गई। अब जो गवर्निंग होती थी रियासतें वो अंग्रेजों के माध्यम से होती, तो जो रियासतें उस समय थी, मतलब प्रेजेंट में उस समय रियासतें हो गई थी, वो बेकार हो गई थी। अब उनमें दम नहीं रह गया था कि वो अंग्रेज क्या विरोध करे, तो उनकी भी मांग की गई कि देसी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया गया। अब उनका रहना न रहना कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इसलिए देसी रियासतों को भी केंद्र में अधीन लाया गया। और दूसरी चीज, जब देसी रियासतें केंद्र के अधीन ले आया जाएगा तो वो एक तरह से पूरे संघ की स्थापना होने लगेगी कि पूरे भारत का एक ही निर्माण होने लगेगा। इसलिए देसी रियासतों को भी केंद्र में शामिल करने की बात की गई। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो हुई थी, कौन सी हुई थी, 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन और 1919 में सिखों को पृथक निर्वाचन जो प्रणाली दी गई थी, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली जो दी गई थी उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने, भारतीयों ने, मतलब नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मेन फैक्ट थे जो नेहरू रिपोर्ट में थे। और भी फैक्ट हैं, पूरा एक बड़ी 321 अनुच्छेदों का एक पूरा संविधान बनाने की कोशिश किए थे नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, अब नेहरू की रिपोर्ट में अब आपको दिखा, यहाँ पर ही फूट जो हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हुई थी उसका इफेक्ट यहाँ से शुरू होता है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने क्या किया, 14 सूत्री मांग को 29 मार्च 1929 को पेश किया। अब देखिए, जब किसी को ज्यादा मिठाई दे दो तो वो फिर दूसरे को देना नहीं चाहता, वापस नहीं करना चाहता है। ठीक है, किसी को पार्ट करना। उसी समय देखिए एक कहानी और हो गई कि जब उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति की मांग की नेहरू रिपोर्ट में, तो इससे जो लाभान्वित लोग थे, जो लाभ प्राप्त कर रहे थे, वो इसका विरोध करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि उन सब चीजों से ज्यादा इनको पावर मिलने लगी। ठीक है, तो जिन्ना जो मुस्लिम लीग का लीडर था, मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने इस चीज को विरोध करने के लिए अपनी 14 सूत्री मांग भी 29 मार्च 1929 को पेश किया। ठीक है, अब यहीं पर फूट करो राज करने वाली बात देख लीजिए कि जब अगर ये इसी को मानते तो ये ज्यादा कारगर होता। अब ये आधे लोग इसमें बढ़ गए और मुस्लिम लोग इसमें बढ़ गए, तो जब बढ़ गए तो शक्ति कमजोर हो गई। इस कमजोर होने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फिर एक गेम खेलने की कोशिश की, उन्होंने उस चीज को खारिज करने की कोशिश की। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, संवैधानिक सुधार के पर विचार के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन। जब ये जान गए कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध मुस्लिम लीग ने किया, तो उन्होंने क्या किया, अब उनको अपने अंदर लाने के लिए, अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए 3 सम्मेलन किए, 3 गोलमेज सम्मेलन किए। ठीक है, संवैधानिक सुधार जिसे कहते हैं, संवैधानिक सुधार, वो एक्चुअली संवैधानिक सुधार नहीं करने को कह रहे थे, वो कह रहे थे मेरे अकॉर्डिंग काम करने के। ठीक है, मैं जितना राजस्व वसूलना चाहूं वसूल सकता हूं, आप उसमें दखल अंदाजी न करें, इस अकॉर्डिंग में काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 सम्मेलन किए गोलमेज। ठीक है, गोलमेज 3 सम्मेलन किए। पहला क्या था 1930 में, फिर दूसरा 1931 में और 1932 में। तो पहले में तो कोई भाग नहीं लिया। 1931 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, अब 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, उस सम्मेलन में कोई निष्कर्ष नहीं किया। उन्होंने बस इतना ही किया कि अपने जो नियम कानून थे उनको मानने के लिए इनको एक तरह से शर्तें रखी गई।
ठीक है। उस शर्तों का अंग्रेजों को भी नहीं सही लगा और जो अंग्रेजों ने रखा था उन भारतीय कांग्रेसों को भी पसंद नहीं था, ठीक है, तो इसलिए वो विफल हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा रखी। देखा, अब उन्होंने ये सब चीजें करने के बाद 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया जो नए संविधान की रूपरेखा के लिए कारगर हुआ, ठीक है। उसमें क्या किया गया, जिस पर रूपरेखा रखी गई, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति बनी, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति बनी, ठीक है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक संसद में पास हुआ, ठीक है। एक विधेयक संसद में पास हुआ जो क्या हुआ था, 4 अगस्त 1935 को सम्राट के अनुमति से भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, ठीक है। ये फैक्ट है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसकी समिति में, लॉर्ड लिनलिथगो की समिति के आधार पे अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसकी जो क्या थी, 1933 के श्वेत पत्र के माध्यम से जो नए संविधान की रूपरेखा रखी गई थी उसी की विचार करने के लिए 1933 में एक लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। जो समिति क्या थी, 4 अगस्त 1935 को सम्राट से अनुमति मिली थी। देखिए फंक्शन आज भी चलता है कि जो कानून बनता है राज्यसभा लोकसभा में पास होता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता वो कानून नहीं बनता, ठीक है। तो इस अधिनियम से जब 4 अगस्त 1935 को सम्राट ने अनुमति दे दी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 बन गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। ये भारत के लिए क्या था, ये भारत के लिए अंतिम सबसे बड़ा और जटिल संवैधानिक प्रस्ताव का दस्तावेज था। अब ये जो हम लोगों का 1935 का अधिनियम है उसमें ये सबसे जटिल, सबसे बड़ा और सबसे अंतिम रूप से संवैधानिक प्रस्ताव का एक दस्तावेज था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत के लिए अंतिम संवैधानिक प्रस्ताव का दस्तावेज कौन सा था, तो वो कौन था, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कुल इस संविधान में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उस संविधान में कुल 331 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। क्या थे, 14 भाग थे। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, 331, 10 अनुसूचियां और 14 भाग। ये एक तरह से आज के संविधान के अकॉर्डिंग रूपरेखा पहले ही रख दी गई थी, ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों की 12 अनुसूचियां हैं, जो पहले मूल रूप से 8 ही अनुसूचियां थी, ठीक है। अनुच्छेद जो हैं 354 थे, अभी 331 है, 21 है, और 14 भाग थे और उस समय 20 भाग है, ठीक। अब देखिए वर्तमान के संविधान में इस अधिनियम का प्रभाव क्या था, बहुत ही प्रभाव था, ठीक है। एक तो फिर उसके बाद आप देखते हैं अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, जो आज भी देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, है वो ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी और उनकी रियासतें स्वेच्छा से शामिल होना चाह रही थी। देखिए अखिल भारतीय संघ एक होता है कि पूरा आपका पूरा देश एक में हो जाए, ठीक है। उस कारगर को, उस पूरे मसौदे को तैयार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जितने उस समय 11 ब्रिटिश जो प्रांत थे उनको और 6 कमिश्नरी प्रांत थे उनको और उनकी रियासतों को स्वेच्छा से शामिल कर लिया गया। परंतु जो देसी रियासतें थे उस समय देसी रियासतें शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, ठीक है, परंतु देसी रियासतें शामिल नहीं हुई। अब देसी रियासतें जब शामिल नहीं हुई तो भारतीय संघ का, जब आपके पूरे शरीर में एक छोटा सा हिस्सा अगर बाहर रखा जाए तो आपका पूरा शरीर कंप्लीट हो सकता है? नहीं। उसी तरह उस समय देसी रियासतें जो है वो अलग रहना चाहती थी, जिसके कारण जो
जो हमारा भारतीय संघ था, अखिल भारतीय संघ था, वो कंप्लीट नहीं हुआ और विफल हो गया। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो विफल हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता भी लागू हो गई थी। अभी केंद्रीय स्वायत्तता लागू हुई थी, अब प्रांतीय स्वायत्तता भी लागू हो गई थी। कब? 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट फैक्ट में क्या कहते हैं, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन जो था और 1919 में प्रांतों में लागू द्वैध शासन समाप्त हो गया। अब देखिए, द्वैध शासन तो हम लोगों की प्रणाली पहले रख दी गई थी 1919 और 1909 में ही, लेकिन 1919 में प्रांतों में जो द्वैध शासन रखा गया था उसे समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन रखा गया था। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन रखा गया था। अब हम लोग 1919 के अधिनियम में एक चीज पढ़ी थी, रक्षित आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में जो रक्षित विषय थे उसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और धार्मिक मामलों में पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की सहायता से शासन करते थे। ठीक है, किसकी सहायता से? गवर्नर जनरल और उनकी अपनी परिषद की सहायता से शासन करता था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट फैक्ट में देखेंगे आप, नेक्स्ट फैक्ट में क्या देखेंगे, नेक्स्ट फैक्ट में देखेंगे कि प्रांतीय स्वायत्तता जो है, प्रांतीय स्वायत्तता भी हम लोगों की लागू हो गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता भी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार मिल गया था। प्रांतीय स्वायत्तता भी मिल गई थी। क्यों मिल गई थी? क्योंकि जो विधि बनाना, कानून बनाना था, उनका अधिकार विषयों पर, जो प्रांतीय विषयों था उनका विधि बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से, अधिक अधिकार मिल गया। पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली अधिकार उनको मिल गया। जब केंद्र और प्रांत में क्लैश होती, अगर मतलब दोनों एक ही कानून पे, एक ही विषय पर कानून बनाते, यानी संघ सूची वाले विषय पर बनाते, तो उन्हें फिर केंद्र का अधिकार ज्यादा मिलता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट है संघीय न्यायालय की स्थापना। देखिए, हम लोग जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें बोला गया था ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये जो नेहरू रिपोर्ट 1935 थी, उनमें जो जो मेन चीज थी उसमें से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली नहीं हटाए, बाकी चीजों को उन्होंने कोशिश की। जैसे देशी रियासतों को केंद्र में अधीन लाने का प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होने का कहा था, तो संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। ठीक है, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई थी, जो 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई थी, जो से आज भी उपस्थित है। ठीक है, आज भी वही सर्वोच्च न्यायालय ही उपस्थित है। दिल्ली में इसका गठन हुआ था, मतलब बन के तैयार हुआ था। एक मुख्य न्यायाधीश था, 7 अन्य नहीं थे। एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था। जिसकी नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करते थे। ठीक है, और जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो क्या थे? वो थे सर मॉरिस गेवर। सर मॉरिस गेवर जो थे वो आपके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों को देखिए दोस्तों, उन्होंने उस समय क्या किया था, अगर हमारे भारतीय लोग अगर वो अपनी ज़रूरतों के आधार पे अपनी मांगे नहीं रखते तो ये चीज़ें शायद ही कम ही मिल पाती। अब उन्होंने क्या किया कि एक अपनी तरह की, अपने उन्हीं से देखते हुए अपना खुद का सिस्टम शुरू करने की कोशिश की भारतीयों ने, और अपनी मांगे रखी। तो उन मांगों का प्रतिफल है कि आज हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है। प्रांतीय में जो विषय हैं उन पर स्वायत्तता है, उसी तरह आज भी है। ठीक है, तो वो हम लोग की ये 1935 के अधिनियम की एक नींव है, जो भारत में पूर्ण रूप से गहरान में जा रही थी, जड़ें तक पहुंच रही थी। ठीक है, आप शक्तियों का विभाजन देखते हैं। शक्तियों का विभाजन क्या है? संघ सूची में, संघ में क्या था? संघ में विषयों का बंटवारा जो हुआ था, संघ और राज्य और समवर्ती सूची में, उसमें संघ में 59 विषय थे। ठीक है, राज्य में 54 और समवर्ती में 36। ठीक है, जी 3 विषयों में जब शक्तियों का विभाजन हुआ तो उसमें 59 जो था वो संघ को मिला,
54 जो है राज्य को मिला और 36 सम्मति को मिला। ठीक है, आपातकालीन जो अधिकार था, अगर आपातकालीन कोई विषय है उस पर अधिकार किसको मिला था? वायसराय को। आपातकालीन विषयों पर तुरंत ही अधिकार था उनका कि वो उस विषय पर कानून बना सकते हैं, वो थे वायसराय। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 11 प्रांतों में अब क्या हुआ, ये तो होने लगा सब, अब विधानसभाओं के चुनाव भी इसी के माध्यम से, चुनाव प्रणाली जो थी उन्हीं के माध्यम से शुरू हुई। तो 11 प्रांतों में विधानसभा चुनाव हुए। ठीक, 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन हो। पहले तो इन्होंने चुनाव करने से पहले विधानसभा और द्विसदनीय विधानसभा का गठन किया। तो 11 प्रांतों में विधानसभा, ठीक है, 11 प्रांतों में विधानसभा और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल, जो आज भी आप देखते होंगे कि अब तो विधानसभा जो द्विसदनीय विधानमंडल बने हैं प्रांतों में, वो संख्याएं बढ़ गई हैं, शायद 6-7 हैं। क्यों? क्योंकि 6 हैं। ठीक है, 6 प्रांतों में जैसे द्विसदनीय उस समय बनी थी, आज भी वैसे ही बनी है। तो द्विसदनीय जो विधानमंडल है वो उच्च सदन विधान परिषद रहती थी और निम्न सदन विधानसभा। ठीक है, उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद है, तो उच्च सदन जो विधान परिषद है वो हमारे राज्य के कुछ ब्लॉकों से चुने जाते हैं और निम्न सदन विधानसभा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब उसी के बाद फिर क्या हुआ, संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक निर्वाचन विस्तार का विस्तार कर दिया। कांग्रेस ने 1935 अपनी नेहरू रिपोर्ट की मांग में ये रखा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति करिए। वो अपने देश को एक गठित करना चाह रहे थे। अंग्रेज क्या कह रहे थे कि जब तक आज़ाद करेंगे हम तुम्हारे देश की इतने टुकड़े कर देंगे कि संभालते नहीं रह पाओगे। तो उन्होंने ये चीज़ जब मन में रखा था तो उन्होंने संघीय आधार पर और प्रांतीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पद्धति का विस्तार किया। अब आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, यूरोपियों को और हरिजनों को भी पृथक कर दिया गया। ठीक है, अभी तक किसको किसको शामिल किया था? मुस्लिम को, फिर उसके बाद सिखों को, अब किसको शामिल कर लिए? अब सभी को शामिल कर लिए, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, यूरोपियों को और हरिजनों को। ठीक है, हरिजनों के नेता जानते हैं कौन थे? वो सब आंग्ल भारतीयों के नेता अलग थे, ईसाइयों के नेता अलग थे और यूरोपियों के नेता, ये सब अब अपने गुट को लेना शुरू कर दिए। अब उस एक पूरे भारतीय प्रसंग को उन्होंने कई टुकड़ों में बांट दिया अपनी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के माध्यम से। उसका खामियाजा आज भी देश इस चीज का भुगत रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस अधिनियम में भारत परिषद का अंत हुआ। इस अधिनियम में अब भारत परिषद का अंत हो गया। अब भारत परिषद था ना, वो अब अंत हो गया। अब क्यों अंत हो गया? क्योंकि अब विधानसभाएं बनने लगी, विधान परिषदें बनने लगी, तो भारत परिषद का अंत हो गया। दो सिस्टम को क्यों रखना, एक सिस्टम को रखना चाह रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट, 1937 का विधानसभा चुनाव हुआ। 1937 में, जब 1935 के अधिनियम में ये सब चीज़ें आ गई तो 1937 में विधानसभा का चुनाव हुआ है। उस चुनाव का मेन फैक्ट देखते हैं, परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, विधानसभा चुनाव इस अधिनियम लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दें, 1935 में ही वर्मा जो यानी जो म्यांमार है आज की डेट में, वो भारत का ही हिस्सा था। लेकिन 1935 में अंग्रेजों ने वर्मा को भारत से अलग कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट में है कि फरवरी 1937 में 11 प्रांतीय चुनाव हुए। क्या हुए? 11 प्रांतीय चुनाव हुए। क्या हुए? 11 प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें से हमारे 11 प्रांत हुए थे ना, 11 प्रांत विधानसभा, उनमें 11 प्रांतियों में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 6 में कौन से जो 6 में थे वो थे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास। ठीक है, इन प्रांतों में 6 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 3 में मिलीजुली सरकार बनाई, पश्चिमोत्तर, असम, सिंध। ठीक है, और पंजाब और बंगाल में कसक प्रजा बनाई और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाई। ठीक है, इस तरह
11 प्रांतों का चुनाव हुआ, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। इसमें उत्तर प्रदेश ने यानी संयुक्त प्रांत में, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में 288 में 134 स्थान प्राप्त किए। 228 में 134 स्थान प्राप्त किए, है ना। उसमें 134 स्थान पाने के बाद उन्होंने सरकार बनाई, जिसके सीएम कौन थे? गोविंद वल्लभ भाई पंत। कौन थे सीएम? गोविंद वल्लभ भाई पंत। और उसके विधि और न्याय मंत्री कौन थे? के.एन. काटजू। और वित्त मंत्रालय के जो मंत्री थे वो थे रफ़ी अहमद किदवई। अब 28 माह बाद 8 प्रांत में त्याग पत्र दिया गया, ठीक है। ये आप देखिएगा, यहाँ पर मेन फैक्ट है, 28 माह बाद 8 प्रांत में त्याग पत्र दे दिया गया। जो कांग्रेस ने जो 8 प्रांतों में अपनी मिलीजुली सरकार और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी, उससे उन्होंने एक साथ त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया गया, उसका कारण हम लोग जानते हैं। एक तो बिना कांग्रेस सहमति से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को सहयोग कर लिया। भारत का सहयोग जो है अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की सहमति से ले लिया, ठीक। दूसरा, कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य से घोषणा तथा उसके बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा। जब ले लिया तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, हमको इस युद्ध में हम भाग लेंगे, लेकिन उन्होंने ये चीज कह दी कि हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, इसकी मांग रखी। तो उसकी उपेक्षा की है अंग्रेजों ने। तो उन 2 कारणों से 28 माह बाद त्यागपत्र दिया गया, ठीक है। अब इसी में मुस्लिम लीग ने और उनके सहयोगी डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस क्या मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के त्यागपत्र देने के पश्चात उस त्यागपत्र के दिन को उन्होंने 29 दिसंबर 1939 को डॉक्टर अंबेडकर के सहयोग से और मुस्लिम लीग ने उस चीज़ को क्या मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में। 8 अगस्त 1940 को उन्होंने क्या किया? जब 8 अगस्त 1940 था तो 1 अगस्त प्रस्ताव आया लॉर्ड लिथगो के माध्यम से, विरोध में अगस्त प्रस्ताव उन्होंने इस चीज़ को लागू किया। फिर औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग उठाई। जब 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें औपनिवेशिक स्वराज की मांग उठाई। तब उसके बाद हमारे जो भारतीय थे उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया 17 अक्टूबर 1940 को, जिसके प्रमुख लीडर थे आचार्य विनोबा भाई और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और दिल्ली चलो का अभियान शुरू किया। इस तरह हमारे जो मेन थे फैक्ट वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है मेन फैक्ट हम लोगों ने कवर किया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करिएगा, और कोई सजेशन हो या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।